हम राज्य कार्यपालिकाओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो राज्य कार्यपालिका में हमने गवर्नर को पढ़ लिया था। ठीक है, गवर्नर के बाद में हमने मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रिपरिषद पढ़ा था। कार्यपालिका में अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? महाधिवक्ता के बारे में। महाधिवक्ता जिसको एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट कहा जाता है, अर्थात अगर महाधिवक्ता के बारे में बात करें तो ये हमारे राज्य के, किसी भी राज्य के सर्वोत्तम विधि अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। अब जैसे कि आप जानते हो कि जहाँ पे सरकार होगी, सरकार को कोई ना कोई लीगल मैटर्स के ऊपर जानकारी देने के लिए, या फिर कुछ भी अगर किसी कोई भी लीगल मैटर सरकार के खिलाफ हो जाता है तो उस समय पर उनके लिए अपना खुद का वकील भी होना चाहिए, राज्य का खुद का सरकार का वकील भी होना चाहिए। तो हमारे राज्य के अंदर जो सबसे सर्वोत्तम विधि अधिकारी होता है राज्य का, उसका नाम क्या है? महाअधिवक्ता उस पद को बोला जाता है। हमारे जो संविधान की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 165 के अंदर, संविधान के अनुच्छेद 165 के अंदर महाधिवक्ता के बारे में बताया हुआ है। अर्थात आप समझ सकते हो कि महाधिवक्ता का पद क्या है? एक संवैधानिक पद है। संवैधानिक पद का मतलब ये कैसे समझेंगे? अगर संविधान में उसका कहीं पर मेंशन है तो उस पद को हम क्या बोलेंगे? संवैधानिक पद बोलेंगे। तो अब हम एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता के बारे में शुरू करते हैं। पहली चीज महाधिवक्ता के बारे में कि ये एक संवैधानिक पद है। पहली चीज क्या है कि ये क्या है? एक संवैधानिक पद है। आपको ये पता होना चाहिए कि महाधिवक्ता क्या है? एक संवैधानिक पद है। ठीक है। दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए इनके आर्टिकल्स के बारे में कि कौन से अनुच्छेद के अंदर, कौन से अनुच्छेद के अंदर महाधिवक्ता के बारे में बताया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 165 के अंदर, अनुच्छेद 165 क्या कहता है कि हम जो राज्य होंगे, राज्य के अंदर एक महाधिवक्ता होंगे। ठीक है। अच्छा, और अब जैसे कि हमने शुरू में भी देखा था कि महाधिवक्ता का जो, अगर संविधान के भाग में देखें कि संविधान के भाग 6 के अंदर, भाग 6 के अंदर महाधिवक्ता के बारे में जिक्र किया हुआ है, जिसके अंदर राज्य सरकार के बारे में बताया हुआ है, जैसे कि हमने पहली क्लास में देखा था। अच्छा जी, अब महाधिवक्ता का पद कब सृजित किया गया था राजस्थान के अंदर? मैं अगर महाधिवक्ता के पद की बात करूं तो राजस्थान में एक जो कानून लाया गया था, ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है, उस कानून के बाद में, उस कानून में ही राजस्थान के महाधिवक्ता का पद सृजित किया गया था। अर्थात महाधिवक्ता का पद कब सृजित किया गया था? 1956 में सृजित किया गया था। ठीक है। और अगर मैं कानून की बात करूं तो वो कानून कौन सा था जहां भी महाधिवक्ता का पद सृजित किया गया था? उस कानून का नाम था राज्य पुनर्गठन अधिनियम। ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत महाधिवक्ता का पद का सृजन हुआ था। ठीक है, तो आप ये याद रख पाओगे। और मैंने आपको अभी अभी बताया कि महाधिवक्ता के बारे में पूछे कि महाधिवक्ता कौन होते हैं, तो आपके जवान पे पहला आंसर ये आना चाहिए कि राज्य के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। तो महाधिवक्ता कौन होते हैं? महाधिवक्ता होते हैं राज्य के सर्वोच्च विधि अधिकारी, सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। हाईएस्ट लीगल अथॉरिटी ऑफ लॉ, यही होते हमारे राज्य के अंदर। अच्छा, अब इसके बारे में हम आगे देखते हैं कि इनकी नियुक्ति कैसे होती है, इनके शपथ, कार्यकाल, इस सारी चीजों के बारे में हम इसमें देखते हैं। इनका पे, जो सैलरी होती है वो कौन डिसाइड करता है? ठीक है, इनके क्या क्या इनके पास पावर्स होती है, ठीक है, क्या क्या इनके कार्य होते हैं, वो हम आगे अब चर्चा करते हैं। इनकी नियुक्ति अगर मैं बात करूं तो इनकी जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है? हमारे राज्यपाल जी करते हैं। ठीक है, इनकी नियुक्ति इनके द्वारा होती है, राज्यपाल द्वारा होती है। ठीक है, अब जैसा कि हमने देखा था कि राज्यपाल खुद से सारी चीजें नहीं करते, केवल कुछ कार्य छोड़ के, इनकी सहविवेक जो भी शक्तियां उनको छोड़कर कोई सारे कार्य खुद नहीं करते हैं। तो ये क्या करते हैं? इनके पास किसकी सलाह होती है, उसकी सलाह के अनुसार काम करते हैं। ये जो इनकी सलाह होती है उसे कहते हैं राज्य मंत्रिपरिषद। अर्थात जो ये नियुक्ति भी करेंगे महाधिवक्ता की, किसकी सलाह पर करेंगे? राज्य
मंत्री परिषद की सलाह पर करेंगे। राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी योग्यता के लिए। भाई महाधिवक्ता के पद के लिए कुछ ना कुछ योग्यता भी तो होनी चाहिए ना। क्या ऐसे ही किसी व्यक्ति को भी हम महाधिवक्ता बना सकते हैं क्या? ठीक है, नहीं बना सकते हैं। महाधिवक्ता के लिए उनके कुछ योग्यताएं होना आवश्यक है। और हमारे संविधान में क्या लिखा हुआ है? महाधिवक्ता के लिए जो पद, महाधिवक्ता पद के लिए जो योग्यता है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए जो योग्यताएं होती है वही योग्यताएं हमारे महाधिवक्ता के लिए होनी चाहिए। तो क्या योग्यताएं हैं? इनकी योग्यता के लिए हमारे संविधान में क्या लिखा हुआ है? जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान योग्यता इनके पास होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं बात करूं उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके पास में क्या क्या योग्यताएं होती है, तो वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 217 के अंदर मेंशन है। ठीक है, और वो क्या क्या योग्यताएं हैं? पहली योग्यता ये है कि वो भारतीय नागरिक होनी चाहिए। दूसरी योग्यता है कि वो हमारे भारत के किसी भी न्यायालय के में 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर वो रह चुके हों, या फिर वो किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में लगातार 10 साल तक वकालत कर चुके हों। ठीक है, ये इनकी योग्यताएं हैं। अर्थात अब मैं बात करूं कि इनकी योग्यताओं के बारे में कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए क्या योग्यता रहती है, तो पहली जो योग्यता है वो ये है कि वो भारतीय नागरिक हो। क्या होनी चाहिए? वो भारतीय नागरिक हो। दूसरी क्या योग्यता है? दूसरी योग्यता है हाई कोर्ट के जज बनने के लिए कि वो भारत के किसी न्यायालय में 10 वर्ष तक न्यायिक पद पे रहेगा। ठीक है, न्यायिक पद पर रहेगा। इसके अलावा अगर मान लो किसी न्यायिक पद पर ना रहे हो तो यहाँ पर उनके लिए एक और जो ये है, अगर इनके अलावा अगर ये जो सेकंड वाली है अगर वो पूरी नहीं कर पाते तो इनके पास दूसरी एक और योग्यता है। ठीक है, उसके अनुसार अगर वो फुलफिल करते हैं तो उसके अनुसार भी वो इस योग्यता को ग्रहण कर पाएंगे। और वो दूसरी योग्यता वापस से क्या है? अगर वो न्यायिक पद पर कभी नहीं रहे तो दूसरी योग्यता है कि वो लगातार 10 वर्षों तक भारत के किसी भी कोर्ट के अंदर वकालत कर चुके हों। भारत के किसी भी न्यायालय में लगातार 10 वर्ष से वकालत कर रहे हो। ठीक है, तो ये इनकी योग्यताओं के बारे में बात हुई। तो आप नियुक्ति के बारे में बता पाओगे कौन नियुक्ति करते हैं? इनकी राज्यपाल जी करते हैं। अगर इनकी योग्यताओं के बारे में बात की जाए तो योग्यता किनके बराबर होनी चाहिए? हाई कोर्ट के जजों के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, और हाई कोर्ट के जज के लिए क्या क्या जो योग्यता होती है? पहला तो वो क्या होनी चाहिए? भारतीय नागरिक होनी चाहिए। और दूसरा क्या है? दूसरा है कि वो हमारे हाई कोर्ट में किसी भी जुडिशियल पद पे होनी चाहिए, न्यायिक पद पर होनी चाहिए 10 साल तक। ठीक है, या फिर वो लगातार 10 सालों से वकालत कर रहे हैं। ठीक है, आ जाइए अब योग्यताओं के बाद में बात करते हैं इनके कार्यकाल के बारे में कि इनका कार्यकाल कितना होता है। ठीक है, संविधान में कितना बताया हुआ है। तो देखिए, अब तक हमने मुख्यमंत्री कार्यकाल देखा था, वो 5 वर्ष देखा था। राज्यपाल जी कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष देखा था। ठीक है, जो कि
संविधान के अंदर मेंशन था। लेकिन जो हमारे अगर महाधिवक्ता के बारे में बात करें तो महाधिवक्ता का जो कार्यकाल है संविधान में नहीं बताया हुआ है, ठीक है। अर्थात संविधान में ना बता के इन्होंने सीधा सीधा वहां पे ये बताया हुआ है कि जो कार्यकाल का कोई भी समय निश्चित नहीं है, तथा यह किस पे डिपेंड करता है, राज्यपाल के ऊपर डिपेंड करता है कि इनका कार्यकाल कितना होना चाहिए। अर्थात यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो इनका कार्यकाल है वो निश्चित नहीं है। तो फिर ये पद किसके जो मर्जी से अपना ग्रहण करेंगे। तो ध्यान रखना कि जब कार्यकाल निश्चित नहीं है तो ये अपना पद है, ये अपना पद राज्यपाल के प्रसाद पर धारण करते हैं। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। अच्छा जी, तो फिर इन्हें राज्यपाल ही अगर हटाने की बात हुई तो राज्यपाल इन्हें कभी भी हटा सकते हैं। अर्थात अगर हटाने की बात हुई, ठीक है, अगर हटाने की बात हुई तो इन्हें कौन हटा सकता है, राज्यपाल हटा सकते हैं, ठीक है, राज्यपाल हटा सकते हैं। हटाने की बात हुई तो कौन हटा सकते हैं, राज्यपाल हटा सकते हैं। राज्यपाल द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। लेकिन हमारे संविधान में कोई भी प्रक्रिया नहीं बताई हुई है कि इन्हें हटाने के लिए क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, ठीक है। सिंपली राज्यपाल बोल देंगे कि भाई अब से आप पद को धारण नहीं कर सकते, आपको हटाया जाता है, ठीक है। तो फिर इस प्रकार से अपन को अपना पद छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हटाने की प्रक्रिया, इनको हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है, ठीक है। हटाने की प्रक्रिया व आधार का, किस आधार पर इनको हटाना चाहिए, आधार का उल्लेख नहीं है। चलो, अगर इन्हें त्याग पत्र देना पड़े, मान लो इनको लग रहा है कि भाई नहीं अब मैं इस पद के लायक नहीं हूँ, या फिर इनको कुछ भी कारण हुआ, ठीक है, मतभेद हुआ, कोई और कारण हुआ, तभी अब इनको अगर त्याग पत्र देना पड़े, रिजाइन करना पड़े, इस्तीफा देना पड़े, तो किसको देंगे, ये अपना इस्तीफा देंगे राज्यपाल को। किसको देंगे, राज्यपाल को, ठीक है। ये अपना त्याग पत्र भी किसको देंगे, राज्यपाल को देंगे, ठीक है। अभी मैंने बताया आपको कि जो ये अपना पद किसके प्रसाद पर्यंत धारण करते हैं, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत धारण करते हैं। अर्थात इनकी जो सैलरी है, ठीक है, जो इनका वेतन भत्ते हैं, वो भी कौन निर्धारण करेगा, वो भी हमारे राज्यपाल ही निर्धारित करेंगे। तो जो इनके वेतन भत्ते हैं उनका निर्धारण कौन करता है, राज्यपाल द्वारा निर्धारित है। अब देखो, ये वैसे देखा जाए तो किसी सरकारी कर्मचारी की तरह नहीं काम करते हैं कि कि सरकारी कर्मचारी की तरह काम कर रहे हैं अपने पद पर। इनका जो पद है वो तो क्या है, एक संवैधानिक पद है। अच्छा जी, तो फिर जब भी ये संवैधानिक पद होता है तो यहाँ पे एक बात आती है इस समय पर कि क्या ये जैसे इनके पास वकालत कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि इनके पास योग्यता होती है, अर्थात कहीं ना कहीं इन पे वकालत तो करते थे, इस वजह से तो योग्य हुए महाधिवक्ता के, ठीक है। लेकिन अगर मान लो इनको कोई पर्सनल केस लड़ना हो, ठीक है, पर्सनल प्रैक्टिस करना हो, निजी प्रैक्टिस करना हो, तो क्या ये कर सकते हैं क्या महाधिवक्ता के पद पर रहते हुए? तो इसका क्या आंसर होगा बताओ आप? तो इसका ये आंसर होगा कि अगर ये महाधिवक्ता का जब पद ग्रहण कर लेते हैं तब भी ये निजी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इनके पास में ये छूट रहती है कि ये निजी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। क्या छूट रहती है, उनके पास ये निजी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अर्थात लेकिन इसमें एक शर्त है, वो कोई भी निजी जो केस है, ठीक है, वो निजी केस सरकार के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। वो निजी केस सरकार के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, राज्य सरकार के विरुद्ध वो केस नहीं होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो फिर ये निजी केस ये लड़ सकते हैं, ठीक है। आ जाइए, अब हम आगे बात करते हैं इनके शक्तियों के बारे में और
इनके क्षेत्राधिकार के बारे में। तो इनका जो क्षेत्राधिकार है वो इनका क्षेत्राधिकार जिस राज्य के महाधिवक्ता बनते हैं उस संपूर्ण राज्य तक इनका क्षेत्राधिकार रहता है, तथा ये कौन कौन सी जगह पर राज्य को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, संपूर्ण जितने भी राज्य के अंदर जितने भी कोर्ट होते हैं सभी के सभी कोर्ट्स में ये राज्य को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, संपूर्ण राज्य में कार्य क्षेत्र होता है, साथ ही साथ में ये सभी न्यायालयों के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं न्यायालय। ठीक है, वो भी जिस राज्य की राज्यपाल है, वो जिस राज्य की महाधिवक्ता है। ठीक है ना, राज्य के सभी कोर्ट्स के अंदर सभी के सभी जो जितने भी न्यायालय होते हैं उनके अंदर ये अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। अच्छा, इसके बाद में इनके पास में एक अधिकार और होता है कि ये विधानसभा, जो विधानमंडल होता है, विधानमंडल की बैठकें होती है, उन बैठकों के अंदर ये भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो इनका एक ये अधिकार जो स्पेशल अधिकार है वो ये भी है। यहाँ से बार बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, कि क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुच्छेद 177 के अंदर क्या क्वेश्चन होता है कि अनुच्छेद 177 में क्या लिखा हुआ है कि जो महाधिवक्ता होते हैं, जो राज्य के महाधिवक्ता होते हैं, वो राज्य की विधानमंडल के अंदर भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन वहां पर मतदान नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये चीज कि जो राज्य के विधानमंडल में जो महाधिवक्ता होते हैं वो राज्य की विधानमंडल में भाग ले सकते हैं, बोल भी सकते हैं, अपना मत रख सकते हैं, कहने का मतलब है बोल सकते हैं, लेकिन क्या नहीं कर सकते ये, लेकिन मतदान नहीं कर सकते, वोट नहीं कर सकते। ठीक है ना, लेकिन मतदान यानी कि वोट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ है, ये आर्टिकल 170 में लिखा हुआ है। कौन सा आर्टिकल में, तो ये आर्टिकल अनुच्छेद 177 में क्या बताया हुआ है, इनके विधानमंडल में इनके क्या अधिकार है उनके बारे में। ठीक है, और जो ऊपर वाली बात थी कि इनका कार्य क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ था, ये आर्टिकल 165 अनुच्छेद 165 में ये लिखा हुआ है। अच्छा, 177 में एक बात और लिखी हुई है, जो विधानमंडल की कुछ समितियां होती हैं, जब विधानमंडल की कुछ समितियां होती है, इन समितियों के अंदर भी ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो विधानमंडल की जो समितियां हैं, विधानमंडल की समिति में भाग ले सकते हैं। अब देखो, जब विधानमंडल में भाग ले सकते हैं तो अर्थात ये विधानमंडल के जितने भी सदस्य होते हैं, ठीक है, विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं उनके बराबर इनको क्या मिल गया, एक अधिकार मिल गया। तो विधानमंडल में कौन बैठ सकता है, वही बैठ सकता है जो विधानमंडल का क्या हो, सदस्य हो। ठीक है, अब वो कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, बोल कौन सकता है, जो उसका सदस्य हो विधानमंडल का। अर्थात अब ये भी इनको भी वही शक्तियां मिल गई है। तो अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे महाधिवक्ता हैं, महाधिवक्ता को राज्य विधानमंडल के सदस्य के समान ही उन्मुक्तियां जितने भी उन्मुक्तियां एवं विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो जो विधानमंडल के विशेषाधिकार होते हैं, ठीक है, विशेषाधिकार हो गए, और दूसरा हो गया इनके उन्मुक्तियां। तो इनको विधानमंडल के सदस्यों के समान विधानमंडल के सदस्यों के समान क्या बराबर क्या मिलती है, उन्मुक्तियां मिलती हैं और विशेषाधिकार मिलते हैं। और ये कौन सा आर्टिकल में मेंशन है, ये आर्टिकल 194 के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो इनमें से मैं बात करूं, आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है आर्टिकल 177 याद रखना है। स्पेशली जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये वाला पॉइंट है, आपको ये तो पॉइंट याद रहेगा, लेकिन ये वाला पॉइंट आप ध्यान रखना है कि ये विधानमंडल के अंदर क्या नहीं कर सकते, मतदान नहीं कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, और भाग ले सकते हैं। आगे अब हम इनके कुछ कार्यों के बारे में देख लेते हैं, क्या क्या ये कार्य करते हैं, इनके क्या क्या कर्तव्य बनते हैं। अनुच्छेद 165 में क्या इनके कर्तव्य बताए हुए हैं। इनके कर्तव्य है कि पहला तो चीज ये है
कि ये जो राज्य के सर्वोच्च अधिकारी होते हैं, विधि अधिकारी होते हैं, राज्य के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं, तो ये विधि मामलों में क्या देते हैं, सलाह देते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा इनका, कि पहला हो जाएगा विधि मामलों में, विधि मामलों में राज्यपाल या फिर राज्य सरकार। ठीक है, राज्यपाल आ जाए या फिर राज्य सरकार आ जाए, तो राज्य सरकार को सलाह देते, ठीक है ना, परामर्श का कार्य करते हैं। अच्छा, और जहां जहां पर राज्य के कुछ केसेस हैं, ठीक है, उन राज्य के जो केसेस हैं उनके लिए क्या करते हैं, उन राज्य के केसेस के लिए ये वो राज्य सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं, अपना प्रतिनिधित्व, राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व लेके वहां पे जाते हैं। ठीक है, तो दूसरी चीज है जो आपको कार्य में पता होना चाहिए कि ये राज्य सरकार को, ये राज्य सरकार का कानूनी प्रतिनिधित्व करते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कार्य करते हैं। और कोई भी संविधान से संबंधित कुछ भी जानकारी लेनी हो तो उसकी जानकारी भी राज्यपाल जी को ये देते हैं। कोई भी जो इनको राज्यपाल जी कुछ काम देंगे, ठीक है, उस कार्य को भी ये पूरा करते हैं। विधि से संबंधित जो भी कार्य देंगे वो इनका पूरा करते हैं। तो ये सारा हुआ हमारे महाधिवक्ता के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे राज्य के, राजस्थान के बारे में पर्टिकुलर बात करेंगे कि राजस्थान के अंदर कि जो पहला महाधिवक्ता कौन था, ठीक है, वर्तमान में कौन है, ठीक है, और कुछ स्पेशल बात हुई किसी महाधिवक्ता के बारे में तो वो बात करेंगे। तो कि आपको ये सबसे समझ में आ रही होगी। ठीक है, ऐसा कुछ भी अलग नहीं बताया है ये मैंने अभी तक। वापस से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ पूरी स्लाइड्स कि क्या क्या काम की चीजें हैं जो हमें याद रखनी है। पहली चीज जो हमें याद रखनी है वो ये है कि ये महाधिवक्ता के बारे में कौन से आर्टिकल में पूछा हुआ है। तो आर्टिकल 165 आप इसको याद रखोगे। ठीक है, पहली चीज याद रखनी। दूसरा ये है कि महाधिवक्ता का जो पद है वो कब सृजित हुआ, 1956 में। 1956 के जो ये एक्ट बना हुआ था, राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम जो अधिनियम था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, इसके तहत इनका पद का सर्जन हुआ था। तीसरी चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि राज्य के ये क्या है, सर्वोच्च विधि अधिकारी हैं। अच्छा जी, इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि इनकी नियुक्ति कौन करता है। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल जी के द्वारा की जाती है, जिसके अंदर राज्य के मंत्री परिषद होते हैं वो सलाह देते हैं। योग्यता इनकी हाई कोर्ट के जज के बराबर होनी चाहिए, जैसा कि हमने बताया था। इसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि इनका कार्यकाल निश्चित नहीं है। आपके ऑप्शंस में क्या आ सकता है कि जो महाधिवक्ता होते हैं इनका जो कार्यकाल है, महाधिवक्ता है जिनका जो कार्यकाल है, क्वेश्चन आपसे किस प्रकार पूछा जा सकता है कि जो महाधिवक्ता है, महाधिवक्ता का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। ठीक है, आपको इस तरीके से कि स्टेटमेंट दे देगा, ठीक है, और वहां पे ये 3 वर्ष ही क्या होगा, गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ये गलत आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के स्टेटमेंट से बच के रहना। मैं बता रहा हूँ जहां गलतियां होंगी, जहां स्टेटमेंट ज्यादा बनने की संभावना है वो इन्हीं पॉइंट्स के अंदर। ठीक है, इसके बाद आपको क्या याद रखना है, इनको हटाने की कोई भी विशेष प्रक्रिया हमारे उल्लेख नहीं, कोई भी विशेष प्रक्रिया उल्लेख नहीं है। त्याग पत्र देंगे तो राज्यपाल जी को देंगे। वेतन भत्तों का निर्धारण करना हुआ तो ये कौन करेगा, राज्यपाल जी करेंगे। तो यहाँ पर क्या स्टेटमेंट आपको फंसाने के लिए दे सकता है, यहाँ पे आपको जो स्टेटमेंट दे सकता है कि जो इनके वेतन भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमंडल करती है। क्या दे सकता है, राज्य विधानमंडल दे कर सकती है। तो ध्यान रखना ये आंसर गलत होगा, राज्य विधानमंडल बिल्कुल गलत आंसर है, राज्य विधानमंडल इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है ना, ठीक है। हाँ, तो इसके बाद में आपसे क्या चीज पूछी जाती है कि क्या ये निजी महाधिवक्ता के पद पर रहते हुए निजी प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या।
ठीक है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, इनके क्षेत्राधिकार के बारे में। इनका क्षेत्राधिकार कहाँ तक फैला हुआ है, जिस राज्य के महाधिवक्ता होते हैं उस एरिया तक ही फैला हुआ था। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि इनको अनुच्छेद 177 के तहत, अनुच्छेद 177 के तहत कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, और इनको 194 के तहत कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। अनुच्छेद 177 है वो क्या कहता है कि ये राज्य के जो विधानमंडल है, राज्य के जो विधानमंडल है, ठीक है, उसके अंदर क्या कर सकते हैं, ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं और ये बोल सकते हैं। ठीक है, और लेकिन वहां पे वोट नहीं दे सकते, लेकिन वहां पे वोट नहीं दे सकते। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, महाधिवक्ता वोट नहीं कर सकते हैं विधानमंडल के अंदर। दूसरी चीज आप याद रखना कि ये जो समितियां होती है, जो विधानमंडल की समितियां होती है, उसके अंदर भी ये भाग ले सकते हैं। इनको विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं उन्हीं के समान क्या अधिकार प्राप्त होता है, विशेषाधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, और कुछ उन्मुक्तियां भी इन्हें मिलती हैं। जिस प्रकार से हमारे भारत के अंदर महान्यायवादी का पद है, अटॉर्नी जनरल का पद है, भारत के अटॉर्नी जनरल का पद है अनुच्छेद 76 के अंदर, उसी प्रकार से हमारे राजस्थान के अंदर 165 के अंदर कौन सा पद है, महाअधिवक्ता का। ठीक है, वहां पर वो अटॉर्नी जनरल होते हैं भारत के, उनका कार्य क्या रहता है, उनका कार्य भी वो भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं और वो भारत सरकार को सलाह देते हैं। आ जाइए, अब हम बात करते हैं राजस्थान के बारे में कि किस किस प्रकार से राजस्थान के महाधिवक्ता कौन कौन रहे हैं, कहाँ पर इनकी मुख्य पीठ है। आ जाइए, देखो राजस्थान के महाधिवक्ता के बारे में बात कर रहे हैं तो इनकी जो मुख्य पीठ है वो कहाँ स्थित है, जोधपुर। कहाँ पे स्थित है, जोधपुर। आपके ऑप्शंस में सीधा सीधा आएगा कि महाधिवक्ता, राजस्थान के महाधिवक्ता की मुख्य पीठ जयपुर है, तो गलत आंसर होगा, जयपुर नहीं आएगा। इसमें क्या आंसर आएगा, जोधपुर आएगा। अगर इसकी खंडपीठ के बारे में बात की जाए तो वो कहाँ पे स्थित है, जयपुर के अंदर। ठीक है, तो मेन ब्रांच कहाँ पे है, मेन ऑफिस कहाँ पे है, इनका हेड ऑफिस कहाँ पे है, जोधपुर के अंदर है। आप यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे, ये इनका ये ऑफिस की जो फोटो है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर, कार्यालय महाधिवक्ता राजस्थान। ठीक है, अच्छा जी, अब हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं कि अगर कोई पहला बना हो, वर्तमान का हो और कुछ ऐसा स्पेशल कार्य किया हो तो वो स्पेशल क्वेश्चंस बनते हैं। अच्छा जी, तो अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान के पहले महाधिवक्ता कौन बने। जो राजस्थान के पहले महाधिवक्ता बने उनका नाम है जीसी कासलीवाल। क्या नाम है उनका, जीसी कासलीवाल जी। ये व्यक्ति हैं जो राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता बने, गुलाब चंद कासलीवाल। और ये इनकी नियुक्ति कब हुई थी, 1957 में हुई थी। कब हुई थी, 1957 में हुई थी। अगर हम वर्तमान की बात करें, वर्तमान में इस समय पर 19वें महाधिवक्ता के रूप में कौन कार्यरत है, राजेंद्र गुप्ता जी। कौन है, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी इस समय पर हमारे वर्तमान में महाधिवक्ता के पद पर कार्यरत हैं। अच्छा, इस प्रकार से एक और जो इंटरेस्टिंग फैक्ट था वो था AK माथुर जी के बारे में। राजस्थान की जो पहली बार और प्रथम, पहली एक तो राजस्थान के पहली बार यानी कि प्रथम वह एकमात्र, उसके बाद में कुछ किसी को भी कार्यवाहक महाधिवक्ता के बारे में नियुक्त नहीं किया गया। तो उनका नाम क्या है, उनका नाम है AK माथुर। क्या नाम है उनका, AK माथुर। और इसके बाद में एक और क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक बार किस व्यक्ति को राजस्थान के महाधिवक्ता के पद पर नियुक्त किया गया है। तो उनका नाम है BP अग्रवाल। क्या नाम है उनका, उनका नाम है BP अग्रवाल, जिनको 3 बार महाधिवक्ता के पद पर नियुक्त किया हुआ है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन था, सबसे अधिक बार कौन नियुक्त हुए हैं, उनका नाम क्या है, BP अग्रवाल। तो ये हमारा महाधिवक्ता का टॉपिक खत्म हुआ। और अब इसके अंदर हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पिछले साल पूछे गए। आ जाइए, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, जवाब दीजिएगा क्या है। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के महाधिवक्ता कार्यालय राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत राजस्थान राज्य गठन पर अस्तित्व में आया। तो बताओ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था इनका पद का सृजन कैसे हुआ था, इस वाले अधिनियम के थ्रू ही हुआ था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के थ्रू ही हुआ था 1956 वाले के,
है ना, और यही क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। कब का लेटेस्ट क्वेश्चन 2023 का पूछा हुआ है सीईटी के अंदर। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है क्या? क्या पूछा हुआ है एग्जाम में सही पूछा हुआ है, तो क्या सही है क्या ये? बिल्कुल सही है। सही है तो हम कहाँ टिक लगाएंगे? आगे की तरफ। दूसरा स्टेटमेंट है जीसी कासलीवाल। दूसरे स्टेटमेंट में क्या बोला है? जीसी कासलीवाल राजस्थान राज्य के प्रथम महाधिवक्ता बने। क्या बिल्कुल सही है क्या ये स्टेटमेंट? बिल्कुल सही है। हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था कि जो प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? जीसी कासलीवाल, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शंस भी सही है। तो हमने देखा एक कथन एक व कथन दो दोनों सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कथन एक व कथन दो दोनों सही है, सी आंसर हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपके स्क्रीन के सामने क्या पूछा हुआ है? वीडियो 2021 में पूछा हुआ है। इसमें पूछा हुआ है कौन सा कथन गलत है। जब भी ये क्वेश्चन गलत वाला कथन पूछे या फिर सही नहीं है पूछे, तो इन क्वेश्चन को जो सोल्व करने का तरीका ये होता है कि हमें सबसे पहले उन कथनों को टिक लगा लेना है जो कथन सही है, ठीक है ना। इसको कैसे सोल्व करना है? हम कौन सा ढूंढेंगे? पहले सही वाले ढूंढेंगे, ठीक है ना। सही वाले ढूंढते हैं। आ जाओ नीचे से शुरुआत करते हैं। जो लास्ट का कथन है वो क्या कह रहा है? महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। क्या ये सही बात है क्या हमने यही पढ़ा था कि जो इनके पद के बारे में देखा था कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं क्या? बिल्कुल सही स्टेटमेंट। आ जाइए दूसरे स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य सरकार को विधिक मामलों में सलाह दे। क्या हमने यही देखा था कि राज्य सरकार को विधिक मामलों में सलाह देने का कार्य किसका रहेगा? महाधिवक्ता का ही रहेगा। क्या इन्हीं का कार्य है कि महाधिवक्ता का ही? बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी सही। आ जाइए नेक्स्ट, महाधिवक्ता का जो पारिश्रमिक है राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है। क्या ये स्टेटमेंट भी सही है क्या? जैसा कि हमने देखा था कि मैंने बताया भी था आपको वेतन भत्तों के अंदर, तो इसमें क्या स्टेटमेंट यही था क्या कि महाधिवक्ता के जो वेतन भत्ते हैं वो कौन तय करता है? राज्यपाल तय करते हैं। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी सही है। अब इन तीनों में तीनों सही है, अर्थात ऊपर वाला ही गलत होगा, ठीक है ना। तीनों सही है अर्थात हमारा आंसर आ गया है, ऊपर वाला ही गलत होगा। चलो एक बार वापस ऊपर वाला भी देख लेते हैं। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है, जो कि क्या है? एक गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। इसमें इनके जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, ये इसका आंसर नहीं आएगा, बल्कि इसका आंसर क्या आएगा? राज्यपाल द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है हमारा कि कौन सा कथन सही है। एग्जाम वन रक्षक 2022, ठीक है। क्या पूछा हुआ है इन्होंने पूछा हुआ है महाधिवक्ता को राज्य विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। क्या हमने ये देखा था क्या? इनके शक्तियों के अंदर देखा था क्या? हमने यही चीज देखी थी कि इन्हें विधानमंडल के अंदर, जिसके दो पार्ट होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, तो क्या उसके अंदर ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्या? कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, कार्यवाही में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरे स्टेटमेंट की तरफ आते हैं, उसे जो कि महाधिवक्ता के बारे में बात हो रही है। राज्य की विधानसभा में वोट देने का अधिकार है। हमने तो ये पढ़ा ही नहीं। हमने क्या पढ़ा था? वोट देने का अधिकार नहीं। और पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं लेकिन वोट नहीं दे सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पे वोट देने का अधिकार नहीं है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला सही है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। ए आंसर हो जाएगा, कथन एक सही है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सेकंड ग्रेड के अंदर आया हुआ है 2022 के अंदर, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के तहत राजस्थान के महाधिवक्ता राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं? तो मैंने आपको बताया था पढ़ाते समय भी कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 बार आपके सामने ये आया हुआ है, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा इसका आंसर होगा 177, ठीक है। क्या आपको ये 2 आर्टिकल से याद करने में दिक्कत होगी क्या? आर्टिकल 165 और दूसरा जो आर्टिकल याद करना है 177, ठीक है ना। बहुत आसान है, ज्यादा इसमें कोई अपने को वो नहीं करना है। और जो जितनी भी जो फैक्चुअल चीजें थी इसके अंदर इतनी ही थी। हमारा यहाँ पर महाधिवक्ता का टॉपिक खत्म होता है
जब हम और आगे क्वेश्चंस करेंगे आप हमसे जुड़े रहिएगा। उन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं, कैसे उनको सोल्व किया जाता है, उन सब चीज़ आपको मिलेंगी, ठीक है ना। क्योंकि एग्जाम में चीज़ें पढ़ के जाने के बाद अगर आप सोल्व करना आपको नहीं आ रहा है तो फिर आपका कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। तो चलिए हम फिर से मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।